वेलकम टू JBN एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीड मेंस 2026 की एक और JBN एजुकेशन यूट्यूब की नई क्लास में। आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे शिक्षण विधि, जो कि भाषा की शिक्षण विधि। सभी के जो क्वेश्चन है शिक्षण विधियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीड मेंस लेवल 2 के लिए और फर्स्ट के लिए होने वाले हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 30 से अधिक क्वेश्चन आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास से अपन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो इसका आपको जो सही जवाब बताना है, इसका आपके ऑप्शन है ए केवल किताबी ज्ञान से, बी ऑप्शन सामाजिक पर्यावरण से, सी ऑप्शन प्रकृति सूचक लेखा चित्र से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही जवाब बताना है वो आपको बताना है इनमें से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सामाजिक पर्यावरण से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है। व्याख्या है, बेसिक शिक्षा प्रणाली, इस प्रणाली में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता है। भाषा का शिक्षण सामाजिक पर्यावरण से प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। आपको क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तित्व अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? आपके ऑप्शन है ए, इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। बी ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है। सी ऑप्शन है, इसमें व्यक्तित्व शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। और डी ऑप्शन है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोग में नहीं है। आपको इसका सही जवाब बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तित्व अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, यह इसकी सीमा है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है। व्यक्तित्व अनुदेशन प्रणाली की सीमा क्या क्या है? पहला है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रणाली में ग्रेड देना मुश्किल होता है। साथ ही तीसरा है, यह प्रणाली तभी उपयोग की जा सकती है जब निष्ठुरता स्तर तक पहुंचना शिक्षा का मकसद हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में आपको सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह है ए, मॉन्टेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। और आपका बी ऑप्शन है, मॉन्टेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सी ऑप्शन है, मॉन्टेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। और डी ऑप्शन है, मॉन्टेसरी विधि से पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। चलिए कुछ व्याख्या अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। व्याख्या आपके सामने है। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में इसमें विद्यार्थियों बच्चों को स्वाभाविक रुचियों और गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस पद्धति में औपचारिक शिक्षण विधियों की जगह व्यवहारिक शिक्षा के कौशल को विकसित किए जाते हैं। साथ ही इस विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि किस विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब है आपको बताना है। यह आपके रीट 2022 लेवल फर्स्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था? आपके ऑप्शन है, कुक, बी थॉर्नडाइक, सी जिलर और डी ऑप्शन पावलोव। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन जिलर। इसकी व्याख्या अपन पढ़ते हैं। सहसंबंध विधि के बारे में पढ़ते हैं। हर्बर्ट का अधिगम के संबंध में धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। वह उसे नवीन ज्ञान के साथ छोटे छोटे सोपानों में बांटकर पूर्व संचित ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकता है।
हर्बर्ट का शिष्य जिलर था, जिसने सर्वप्रथम इसे 2 भागों में बांट दिया था। पाठ की प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण करता है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में आपको क्या सत्य कथन है, ये आपको बताना है। आपका ए ऑप्शन है यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। आपका बी ऑप्शन जो है वह है यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। सी ऑप्शन है कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। और डी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। तो जो किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। चलिए इससे संबंधित कुछ व्याख्या देख लेते हैं अपन। व्याख्या आपके सामने है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि फ्रेडरिक फ्रोबेल को इसका जनक माना जाता है। किसको जनक माना जाता है? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल को इसका किंडरगार्टन शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। साथ ही ये एक जर्मनी के शिक्षाविद थे। इसका अर्थ है बालवाड़ी, बच्चों का बगीचा। इस विधि में इसका जो अर्थ है वो भी आपको पूछा जाता है। बालवाड़ी, किंडरगार्टन शिक्षण विधि का अर्थ बालवाड़ी, बच्चों का बगीचा कहते हैं। इस विधि में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। साथ ही इस विधि के द्वारा भाषा के व्याकरण एवं साहित्य ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। आपको बताना है सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, बी ऑप्शन शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, सी ऑप्शन संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना, और डी ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों। तो जो सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है वह होता है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। चलिए इससे संबंधित कुछ व्याख्या देखते हैं अपन। व्याख्या आपके सामने है। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य बता रखे आपको। पहला है इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना है। साथ ही दूसरा शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना है। तीसरा है शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीकों में सुधार करने में मदद करना। और चौथा है शिक्षकों की नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जटिलता को सरल बनाना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए किलपैट्रिक ने, बी डाल्टन ने, सी ऑप्शन मॉन्टेसरी ने, और डी ऑप्शन पार्क हस्ट ने। तो जो आपको बताना है कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, पार्क हस्ट ने डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था। चलिए कुछ अपन इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है। डाल्टन प्रणाली एक ऐसी शैक्षिक पद्धति जिसमें छात्र अपनी गति से काम करते हैं और आवश्यकता होने पर शिक्षक से मदद लेते हैं। इसमें कोई औपचारिक निर्देश नहीं होता है। डाल्टन प्रणाली हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा बनाई गई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, हेलेन पार्कहर्स्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है? इसमें से ये आपको बताना है। ब्लूम उपागम के जो अनुसार जो शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया जो होती है प्रोसेस, उसमें सम्मिलित पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन ए सामान्यीकरण, बी व्यवहारिक प्रयोग, सी ऑप्शन प्रस्तुतिकरण, या डी ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। जो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यवहार परिवर्तन। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन सम्मिलित पद हैं। कुछ व्याख्या अपन देखते हैं इससे संबंधित। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में शैक्षिक शिक्षण उद्देश्यों की को जटिलता और विशिष्टता के स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। चलिए अपन देखते हैं वर्गीकृत का अपन डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम आपके सामने आ चुका है।
ट्राइंगल में इसको आपको बता रखा है। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य, फिर सीखने का अनुभव, फिर व्यवहार में परिवर्तन, मूल्यांकन। चलिए चलते हैं अगले 90वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है विनेटका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। क्या बताना आपको? विनेटका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। ये रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, जो कि आने वाले आपके रीट मेंस 2026 में भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। आपके ऑप्शन है इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वाशबर्न ने किया था। आपका बी ऑप्शन है इनका नामकरण अमेरिका के विनेटका शहर में प्रयोग होने से हुआ। सी ऑप्शन यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी कथन सही है। तो जो 90 का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कथन सही है। विनेटका शिक्षण पद्धति के बारे में ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है। चलिए इससे संबंधित अपन व्याख्या देखते हैं। विनेटका शिक्षण पद्धति, इस पद्धति को प्राथमिक स्तर पर उपयोग किया गया है, जिसका प्रयोग कार्लटन वाशबर्न ने अमेरिका के विनेटिका शहर में किया था। इस पद्धति में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे कामों में बांटा जाता है और इसमें छात्र अपनी गति से सीखते हैं और स्वयं परीक्षा लेता है। इस पद्धति में सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस विधि में या किस पद्धति में सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है, तो विनेटका शिक्षण पद्धति में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपका है किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है। इनमें से आपको इसका क्या सही अभिप्राय है ये आपको बताना है कि किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। ये ऑप्शन बच्चों का बाग, बी ऑप्शन खेल का मैदान, सी ऑप्शन बाग का माली, या डी ऑप्शन बच्चों की पाठशाला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों का बाग। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका सही अभिप्राय है किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बाग। चलिए कुछ व्याख्या देखते हैं अपन इससे संबंधित। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है बच्चों का बाग। फ्रेडरिक फोरब्रेल के एक जर्मन शिक्षक थे। इन्हें ही इसका संस्थापक माना जाता है। इस विधि का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल को। इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। साथ ही शिक्षक आकर्षक और संवादात्मक वातावरण का निर्माण करता है जहां बच्चा संरचित खेल के माध्यम से शैक्षणिक और सामाजिक कौशल को सीखते हैं। चलिए तो ये थे 10 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ चुका है। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका है अध्ययन कार्य का आवंटन। आपके अगले ऑप्शन है बी ऑप्शन है आपका अध्ययन हेतु निर्देश, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, और डी ऑप्शन है कलात्मक प्रायोजन। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, कलात्मक प्रायोजना। तो चलिए इससे संबंधित कुछ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपका है पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि में इसे महान अमेरिकी मॉरिसन द्वारा किया गया, जिसे निरीक्षित, निरीक्षण, समाजीकृत, परिवीक्षित और अभिव्यक्ति विधि, उपचार विधि जैसे नामों से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विधि। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। परिवेक्षित अध्ययन प्रविधि इसे महान अमेरिकी मॉरिसन द्वारा किया गया था, जिसे निरीक्षित, निरीक्षण, समाजीकृत, परिवीक्षित, अभिव्यक्ति विधि और उपचार विधि जैसे नामों से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। इससे संबंधित और कुछ व्याख्या आपके सामने है। बाइनिंग व बाइनिंग, मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान या पद, अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश और विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, और अंतिम है पुनरावर्ती या आवर्ती प्रश्न एवं श्यामपट सार। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। 12वां क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत क्या है? ये आपको बताना है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है ए ऑप्शन ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, बी ऑप्शन सामाजिक सहयोग का सिद्धांत,
सी ऑप्शन क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, डी ऑप्शन व्यष्टित्व का सिद्धांत। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। चलिए चलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की व्याख्या की तरफ। व्याख्या आपके सामने है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक नॉर्मन ए क्राउडर को माना जाता है। इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है जो एक दूसरे से रेखीयबद्ध होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत क्या क्या है आप देख लीजिए। पहला है लघु चरणों का सिद्धांत या क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। दूसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा है सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। चौथा है तत्काल प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पांचवा है स्वगति का सिद्धांत और छठा है स्वपरीक्षण का सिद्धांत। तो ये थे अभिक्रमित अनुदेशन विधि के कुछ सिद्धांत। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। इनमें से आपको बताना है भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने के आधार क्या क्या होते हैं वो बताना है आपको। ए ऑप्शन समूहवार भाषाई दक्षताएं, बी ऑप्शन लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, सी ऑप्शन कक्षावार भाषाई दक्षताएं, डी ऑप्शन पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। तो आपको जो बताना है कि भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार क्या होती है। तो आपको जो बताना है कि भाई कक्षावार में भाषाई दक्षताएं होती है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं होती है। तो जो इसका सही जवाब माना था प्यारे दोस्तों उसका सी और डी दोनों माना था। तो इसका सही जवाब कक्षावार और पारिवारिक पृष्ठभूमि दोनों हो जाएगा। दोनों में भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने के आधार होती है। चलिए कुछ व्याख्या देखते हैं इससे संबंधित। भाषा शिक्षण इसमें बालक को मुख्य भाषाई दक्षता पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना सिखाया जाता है। भाषाई दक्षता को प्राप्त करने का आधार पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं तथा कक्षावार भाषाई दक्षताएं हैं। बालक अपने घर से सर्वप्रथम भाषा सीखता है। यही मैंने आपको बताया था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता भी बालक के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक हैं, यह आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। आपके ऑप्शन है ए साध्य, बी साधन, सी ऑप्शन विकल्प ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही साधन। चलिए संबंधित कुछ व्याख्या अपन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं साधन है। क्या है? साध्य नहीं साधन है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित कर शिक्षक तथा विद्यार्थियों को उनके शिक्षण का उद्देश्य बताती है। पुस्तक को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में मुख्य शैक्षिक साधन माना गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं साधन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपका है, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री इनमें से क्या है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी है। आपके ए ऑप्शन है चित्र कथाएं, बी ऑप्शन है शब्द पट्टी, सी ऑप्शन है मानचित्र, डी ऑप्शन है वाक्य पट्टी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब मानचित्र। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री इनमें से मानचित्र कहलाती है। अन्यथा चित्र कथाएं, शब्द पट्टी, वाक्य पट्टी इनका सबसे अधिक महत्व होता है अधिगम सामग्री में। चलिए इससे संबंधित कुछ व्याख्या देखते हैं अपन। व्याख्या आपके सामने है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री मानचित्र है। प्राय मानचित्र का उपयोग राजनीतिक भौगोलिक दशा निर्देशन के संबंध में उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों आज अपन इस क्लास में यही क्वेश्चन रखेंगे 15 क्वेश्चन। आने वाली क्लास में अपन आगे के 15 क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन से अधिक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा हैं। तो 15-30 क्वेश्चन से तो आपके अधिक होने ही वाले हैं। तो अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें अपन देखेंगे 16 से 30 या जो 32 टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आगे अपन अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी आप बता सकते हैं।
आपको ये क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं और आप JBN एजुकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप जो कोई भी साथी इस नए वीडियो से देखकर या इस JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नया हो, उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जुड़ जाइए आप JBN एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर रीट मेंस 2026 की पूर्णतः तैयारी करवाई जाएगी। PYQ के माध्यम से आपके लेवल 1 और लेवल 2 के PYQ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप जो कोई भी साथी इस वीडियो से जुड़े हैं, तुरंत आप इस JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इस शिक्षण मनोविज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अगले पार्ट 2 में। तब तक आप जुड़े रहिए ऐसे ही JBN एजुकेशन के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी में सभी साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा JBN एजुकेशन पर जुड़ें ताकि आपकी तैयारी को मजबूती मिले। मिलते हैं अगली क्लास पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।